हेलो प्यारे अभ्यर्थियों जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों को, उन सारे अभ्यर्थियों को मेरा सबसे पहले प्रणाम। देखिए, आज की क्लास में आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि लैब असिस्टेंट जो है उसके अंदर जो फिज़िक्स का पेपर है ना, उस फिज़िक्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती है, क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए सो दैट हम उसके अंदर कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, जो कट ऑफ रहती है, आपको पता है कि आजकल सरकारी जॉब को पाना कितना मुश्किल है ना। तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग सही से नहीं करें ना, तो हम शायद भीड़ में पिछड़ जाएंगे, उस रेस में पिछड़ जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के गाइडेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें देखिए, आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि भाई कैसे हमें प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि देखिए, एक ऐसी जॉब जिसमें कुछ लिमिटेड सिलेबस है, हमें वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस लगा लें, थोड़े से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लें, तो ट्वेल्थ पास के बाद नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। सरकारी जॉब जो है वो सभी के लिए, कईयों के लिए तो सपना ही रह जाता है ना। तो सरकारी जॉब ये बहुत ज़रूरी है आज की। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी है, पता है नहीं अगले क्षण क्या होगा, है ना। तो ज़रूरी तो है भी सरकारी जॉब, और ये जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे है? तो चलिए बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, योग्यता के लिए एक सीधा सा तरीका है भाई, आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए। अब ट्वेल्थ पास होने के बाद कौन से स्ट्रीम वाला दे सकता है, ये कौन से स्ट्रीम वाला फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, ये फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो ट्वेल्थ हुआ है वो साइंस बैकग्राउंड से हुआ है, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हुआ है वो भी भर सकते हैं। क्या सर, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी भर सकते हैं? बिल्कुल, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं। जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या होम साइंस है, वो दोनों भर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। भाई, साइंस स्ट्रीम में आपको क्या क्या करना है, पेपर कैसा आएगा, है ना, हमें क्या पढ़ना है, कैसे प्लान करना चाहिए, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस वीडियो में बने रहो। देखिए, सबसे पहले तो देखो, इसकी पेपर स्कीम को समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, भाई ये जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो, उसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो सामान्य ज्ञान का है। किसका है भाई? सामान्य ज्ञान का पेपर है। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का, जनरल नॉलेज का पेपर है, ठीक। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी? बेसिकली इनमें दो पार्ट हैं। एक तो राजस्थान का है भाई, राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में क्या? उसका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य परिचय या सामान्य ज्ञान कह दो। और करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक मामले जो अभी चल रहा है, करंट अफेयर्स। क्लियर? और क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं, ये आएगा अपना वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके। वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके आएगा, ठीक है। अब उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा क्लासेस आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। आपको वो क्लासेस जो प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको देखनी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा क्या आ रहा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी आ रही है, मतलब शैक्षणिक मनोविज्ञान आ रहा है। क्योंकि लैब असिस्टेंट का जॉब है, जो स्कूल स्तर के विद्यार्थी हैं उनमें, जो स्कूल में जो लैब होती है उसको असिस्ट करना, उसको संभालना, इसलिए बच्चों से डील करना ज़रूरी होगा। इसीलिए ये डाला गया है शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी। कितने, देखो इसमें प्रश्न आएंगे, तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? हर प्रश्न 2 नंबर का, तो कितने हो गए टोटल? 200 अंक हो गए। कितने हो गए? 200 अंक। और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, सही। कुल अंक 400 हैं। कुल अंक मतलब जैसे ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के 200 हो जाएंगे और सेकंड पेपर का 200 हो जाएगा, तो टोटल मिला के 400 हो जाएंगे। ये एक्चुअल में यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ठीक है। तो 100, अब ये जो सेकंड पेपर है ना आपका, वो भी देखो कितने नंबर का है? 200 नंबर का ही है। प्रश्न कितने आएंगे? 100 आएंगे, सही। लेकिन सेकंड पेपर में करना क्या है भाई? सेकंड पेपर को तैयार करने के लिए आपको देखो, आपकी बायोलॉजी, अच्छा कर
कौन दे सकता है सर, मेरा तो बायोलॉजी है ही नहीं, मैं तो मैथ्स का हूँ। दे सकते हो, अगर आप तैयारी कर पाओ तो पीसीएम और पीसीबी आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो आप इसको दे सकते हैं। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। बायोलॉजी का नॉलेज जो भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी हैं बहुत एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, तो बायोलॉजी तो आपको ऐसा तैयार कर देंगे, मतलब अगर मैथ्स के बैकग्राउंड के भी हो ना तब भी ऐसा पढ़ा देंगे भाई साहब, पूछो मत, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे जानकार हैं, ठीक है। देखिए अब फिज़िक्स की बात करते हैं भाई, सेकंड क्या आता है, फिज़िक्स, और फिर क्या आएगा उसके बाद, केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स कौन पढ़ाएगा, फिज़िक्स मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। हाँ, फिज़िक्स मैं पढ़ाऊँगा। अब फिज़िक्स का बेसिकली मैं आया ही इसलिए हूँ यहाँ पर कि अभी मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना वो यही है, ये पार नहीं पाते जल्दी, क्योंकि बायोलॉजी में आप रट सकते हैं, रसायन विज्ञान होता ही रटायन विज्ञान है ना, मतलब आप इसमें रट्टाफिकेशन करके बस रटे जाओ, याद किए जाओ, मेमोराइज करो और नंबर स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है फिज़िक्स जिसमें आपका रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आता है, आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बैरियर ही क्या है, फिज़िक्स है। ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं ये फिज़िक्स में ही आती है। अब वो फिज़िक्स को कैसे पढ़ें, तो पहले ये जान लेते हैं कि भाई फिज़िक्स में पेपर कैसा आता है, पहले तो ये तो पता चल जाए। अच्छा, क्वेश्चन हमें क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है। देखो कोई भी अगर युद्ध जीता जाता है ना तो कभी भी केवल हथियार, असला, बारूद से नहीं जीता जाता है, एक सही रणनीति से जीता जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या छोड़ना है, किसके पीछे टाइम नहीं खराब करना है। अगर हम देखो उधेड़ बुन की तैयारी से अगर आप सोचते हैं कि आप सफलता पा लेंगे तो ये संभव नहीं है। उधेड़ बुन की तैयारी कभी सफलता नहीं दिलाती है। तो अब करना क्या है, देखिए चलिए समझते हैं भाई फिज़िक्स को कैसे प्लान करना है। तो पहले मैंने एक आपको देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इसको तैयार किया है। जो पिछले साल के जो आपके पेपर हुए हैं, जैसे 2016 में पेपर हुआ था, 2018 में हुआ, फिर उसके बाद 2022 में हुआ, तो वो 2 फेज़ में हुआ, फेज़ 1 और फेज़ 2 में हुआ। तो अभी ये जो एग्ज़ाम जो हुए हैं, इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस सभी को पता होता है, लेकिन किसको इंपॉर्टेंस देना है। देखो वीकनेस भी तो फिज़िक्स में क्या ना, सारे टॉपिक आप सोचें कि बहुत उसमें महारत हासिल कर लेंगे और पूरा नंबर ले आएंगे, तो ये तो गलतफहमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बच्चा स्कोर नहीं कर सकता फुल, लेकिन अमूमन ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या है कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस लगा वहाँ पे देखते ही वो भूल जाते हैं, भाई समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्यों ना हम अपना फोकस पहले उन चैप्टर्स पे डालें जिन पे ज़्यादा वेटेज है, जिनमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या जिनके क्वेश्चन थोड़ा ईजी पड़ते हैं, जो हमसे हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए एक पेपर का एनालिसिस तैयार किया है मैंने। ये देखिए आप यहाँ पर, जैसे इसमें चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा हिंदी में भी अभी कि हिंदी में किसको किस चैप्टर को क्या कहते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास एंड इनर्शिया रोटेशनल मोशन, है ना, यानी कि द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, और ये रोटेशनल मोशन को क्या कहते हैं, घूर्णन गति। आप देख सकते हैं इसके 3 क्वेश्चन आए थे 2016 में, 2018 में भी 3 आए, लेकिन 2022 में आप देखें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 2। अब अमूमन ये जो टॉपिक बन रहा है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले साल के पेपर में, वो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो इन 2 टॉपिक से पूछा जा रहा है। सेंटर ऑफ मास भी फिर भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर रोटेशनल मोशन से नहीं पूछा जाता? बिल्कुल पूछा जाता है, रोटेशनल मोशन से भी पूछा जाता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन को समझना बच्चों के लिए मुसीबत होती है। लेकिन इनर्शिया को टिप्स से या ट्रिक्स से हम कर सकते हैं, सीख है ना, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो रोटेशनल मोशन पे मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, कर तो पाएंगे, लेकिन हर बच्चा कर ले ये ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा कि रोटेशनल मोशन जो है वो आपको थोड़ा आसान लगेगा, आप कर पाओगे। प्रैक्टिस तो चाहिए होगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो मस्ट है, ठीक है। ये सर प्रैक्टिस पेपर कहाँ से लाए? सब मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, सब मिलेगा। यहाँ पे प्रतिज्ञा क्लासेस आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपको बस एक जज्बा चाहिए कि मुझे ये इस बार ये नौकरी
पानी है। देखो होता क्या है कि जितना लंबा गैप होता है ना, जितना लंबा गैप होगा ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का सिलेबस आउट हुआ या अपन ने फॉर्म फिल किया, और जितना लंबा गैप होता है ना, उतने लंबे टाइम में हमें तैयारी के लिए वो टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सिलेबस कवर करना होता है और सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, लेंदी होता है। लेकिन वो लंबा वक्त ना पेशेंस रखना और उस पर कंसिस्टेंट बने रहना, मतलब उस पर लगातार करते रहना, उस काम को, उसकी तैयारी लगातार करते रहना बड़ा मुश्किल होता है, जोश ठंडा होने लग जाता है। बट ये ऐसा ही पेपर है जिसमें आपका जोश ठंडा होने लगेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आपको करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा पर पेपर, ठीक है। अब फिर क्या है, देखिए एक फ्लूइड आपने चैप्टर पढ़ा होगा, फ्लूइड को कहता है तरल, ठीक है। इसके क्वेश्चन बेटा बहुत रेयर है, जैसे एक बार ही देखने को मिला 2018 में, फिर हाँ 2022 के फर्स्ट फेज़ में आया हुआ है एक क्वेश्चन केवल। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके पीछे अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे, है ना, इसको सबसे लास्ट में ही देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं ना, वो देखो स्पेशली सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव से आया हुआ क्वेश्चन है, और कहाँ से आया हुआ है, विस्कोसिटी यानी श्यानता पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आप समझे। तो हमें फ्लूइड को भी पढ़ना होगा, लेकिन कितना पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। ऐसे ही देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी यानी कि ऊष्मा गतिकी एवं अणुगति, गैसों का अणुगति सिद्धांत, इससे देखिए तो आप ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसमें देखो ये 2018 में देखो इसके 6 क्वेश्चन आए थे 2018 में, ठीक है। अभी 2016 में 3 आए, 2016 में 3 आए थे, 2018 में 6 आए, और 2022 में देखें तो ये यानी कि अभी जो रीसेंट पेपर 2022 में जो पेपर हुए हैं उनमें सिर्फ कि देखें तो 2 और 3 आए हैं क्वेश्चन, है ना। 2022 के फर्स्ट फेज़ में जो पेपर हुआ उसमें 2 आए और इसमें 3 आए, तो मतलब वेरी कर रहा है नंबर, फिक्स नहीं है कि भाई ये इतना ही पूछेगा यही आएगा, ऐसा नहीं है, वो वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं पेपर में। लेकिन आप देखें इस पूरे पेपर पैटर्न को तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इसमें मार्क्स ऐसे नहीं बांटे गए हैं कि किसी में बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी में बहुत कम दे दिया। इसने क्या किया, एक पेस मेंटेन किया है, एक रिदम एक मेंटेन किया है कि भाई सबके बराबर ही हैं। जैसे ज़्यादातर देखो तो आप देखो जैसे ऑसिलेशन के कितने, ऑसिलेशन मतलब दोलन चैप्टर से अगर आप देखो तो दोलन के 4 क्वेश्चन आए थे पहले 2016 में, 2018 में 3 ही आए, फिर 2022 में बढ़ गए 4 आए, फिर वापस 2022 के सेकंड फेज़ में 3 ही क्वेश्चन आए, ठीक है। ऐसे ही वेव यानी तरंग चैप्टर में भी देखो, आपको सारा नहीं पढ़ना है, तरंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, पढ़ना नहीं है सारा, जो मेन फोकस करना है ना वो किस पे करना है, डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन आपको देखेंगे भर के क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल डॉपलर इफेक्ट पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पे आए हैं। किस पे आए हैं, डॉपलर इफेक्ट पे आए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 3 आ रहे हैं, देखो हर बार 3 आ रहे हैं, लेकिन ये जो 2022 का जो सेकंड फेज़ हुआ था ना, 2022 का सेकंड फेज़ हुआ था उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। क्लियर होगी बात। आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर क्या हुआ कि देखो पहले 4 क्वेश्चन थे 2016 में, 2018 में 3, 2022 के फर्स्ट फेज़ में 3 और 2022 के फेज़ में 4, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं। इसमें से अगर आप ध्यान दो तो ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोड़ दें तो ये क्लास 11 का है। किसका है, क्लास 11 का, ठीक है। तो क्लास 11 में 5 चैप्टर है ना। ऐसे ही देखो क्लास 12th में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, एक इलेक्ट्रिसिटी है, फिर ऑप्टिक्स है, फिर एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी 5 टॉपिक है, ठीक है। वहीं देखें आप तो 2016, ये 2016 का आंकड़ा है, ये 2018 का आंकड़ा है, ये 2022 का फर्स्ट फेज़, ये 2022 का सेकंड फेज़ है, दिख रहा है। हाँ
अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी देखो तो 4 फिर 2 फिर 4 ऐसी देखो चल रहा है। देखो इसमें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ ये एक इसमें यहाँ कम आए, बाकी सब तो 4 नंबर ही आए हैं, 4 क्वेश्चन ही आए हैं ना। ऑप्टिक्स में भी देखो तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ऑप्टिक्स में भी देखो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी है ना, तो प्रकाशिकी मतलब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो आप देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको किस में से मिलेंगे? वेव से मिलेंगे। ये भी वेव का ही है, वेव। यहाँ भी देखो तो 2 वेव के हैं, एक रे का आया, एक रे का आया, वो भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, और लेंस पे बेस्ड था शायद कुछ। और ये देखो वेव ऑप्टिक्स, मतलब बेसिकली आपको ऑप्टिक्स में जो जोर देना है ना, वो किस पे देना है? वेव ऑप्टिक्स पे देना है। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी ऑप्टिक्स को पढ़ना नहीं है, मेन जो फोकस करना है वो वेव ऑप्टिक्स पे करना है। वेव ऑप्टिक्स को अगर कर लिया अच्छे से तो आपका ये ऑप्टिक्स वाला सेक्शन तैयार हो जाता है, चांसेस हैं कि इसमें आप क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए एटम एंड न्यूक्लियाई, ये हमेशा देखो वेरी कर रहा है। जैसे एटम से क्वेश्चन 4 पूछे तो इधर 2 पूछ लिए, फिर 3 पूछ लिए, फिर इसमें 3 पूछ लिए, इसमें 4 और फिर 2, तो फिक्स नहीं है भाई। एटम और न्यूक्लियाई मिला करके टोटल जो है 6 क्वेश्चन आने हैं, तो 4 में पहले एटम में से 4 आ जाएगा, तो न्यूक्लियाई में से 2 आ जाएगा, है ना। हाँ, एटम जो है, न्यूक्लियर और एटम की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एटम वाला चैप्टर है। एटम वाले चैप्टर में भी कौन सा? बोर मॉडल पढ़ लो अच्छे से। बोर मॉडल अच्छे से पढ़ लिया मतलब तो चांसेस है कि आपके बाकी सारे पेपर्स में बहुत अच्छा हो जाएगा। थॉमसन मॉडल और वो जो आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल, वो उस पर क्वेश्चन जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, सिलेबस का अगर हिस्सा है तो पढ़ना तो है, लेकिन इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, ठीक है। आ जाइए सेमीकंडक्टर जो है, देखिए इस सेमीकंडक्टर में देखो तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 3, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, देख रहे हो आप, 4 3 2 तो ऐसे आ रहे हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर में जो जनरली कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए सेमीकंडक्टर में जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो लॉजिक गेट से आ रहे हैं, या रेक्टिफायर से आ रहे हैं, या ट्रांजिस्टर से आ रहे हैं। वापस बोल रहा हूँ, 3 टॉपिक बता रहा हूँ, वापस सुन लो ध्यान से। कौन कौन से टॉपिक? एक तो रेक्टिफायर, दूसरा कौन सा बताया मैंने? रेक्टिफायर के बाद ट्रांजिस्टर, और कौन सा? लॉजिक गेट। अब इसमें जो टफ पड़ता है ना सेक्शन, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वाला थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, तो वो फोकस किस पे कर सकते हैं? रेक्टिफायर पे और लॉजिक गेट पे, जहाँ पे वो स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन के लिए आप उसमें खपते रहो, इससे अच्छा ये है कि आप बाकी पे फोकस करो। समझे कि नहीं समझे? वैसे पूरा पढ़ाऊँगा, आपको लगेगा ही नहीं कि है ना यार ये वो कोई टॉपिक टफ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, सुनते जाना है आपको, तो बस जितनी भी क्लासेस मैं लूँगा आपको सारी क्लासेस को बहुत ही ध्यान से सुनना है कि सर क्या कह रहे हैं, और नोट्स खुद बनाने हैं। वापस सुन लेना ध्यान से, नोट्स अगर आपने परचेज़ कर रहे हैं, आप नोट्स के भरोसे बैठ गए या कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिया, वो वर्दी नहीं है आपके लिए, वो वर्दी नहीं है। क्योंकि फिज़िक्स अगर ऐसे आ जाती हर कोई मास्टरी कर लेता, तो फिजिक्स ऐसे आए कि नहीं। आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने, वापस बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जितनी मैं क्लासेस लूँगा आप कोशिश करें कि आप अपने कॉपी किताब पेन वेन सब साथ लेकर बैठें, और मैं जो जो बताता जा रहा हूँ उसको वर्ड टू वर्ड नोट करते जाएं। जो मैं कोई ख़ास बात बताता हूँ उसको नोट कर लें, ठीक है। आपके बनाए हुए नोट्स आपको तरीका बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, कैसे आपको काम करना है। अगर आप फिज़िक्स के नोट्स के चक्कर में पड़ गए तो ये फिक्स है कि वो नोट्स वैसे ही पड़े रहेंगे और आप उससे खपते रहोगे, माथा लगाते रहोगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है हम आपके हेल्प के लिए जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे मैंने पढ़ाया पूरा, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत हम आपको गाइड करने के लिए बुक दे देंगे या कोई पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। उससे क्या होगा कि आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन मेन बात है कि आपको क्लास देखनी है, खुद लिखना है, खुद बनाना है नोट्स। ये बात समझ में आ गई? तभी सफलता मिलेगी। आप देखें अगर तो फिक्स नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन। भाई 2016 में 35 क्वेश्चन आए थे, तो 2018 में 38 क्वेश्चन आए। बट उस समय आप 2016 या 2018 की बात करें ना, तो क्वेश्चन भी टोटल 150 आए थे। अभी जो है ना, ये जब फैशन बदला है 2022 में, तो 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं।
ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें अब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 जैसे इसमें 29 आए है ना, तो 30-29 के आसपास जो है अपने फिजिक्स का एक बैठ रहा है। मतलब कुल मिला के बात कहें मेजरली जो हम समझे 33% फिजिक्स कवर कर रहा है। कितना कर रहा है? अभी मॉडर्न सिनारियो में 33% आपका कवर कर रहा है क्या? फिजिक्स। ऐसे ही 33% कवर करेगा आपका केमिस्ट्री और 33% कवर करेगा आपका बायोलॉजी। क्लियर है? आ जाइए। भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है, अब उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं भी, क्योंकि देखो सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, पढ़ना क्या है। जब यही नहीं पता है तो आप आगे की चीज़ें कैसे प्लान करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जान लो कि अपना एक बार मैं सिलेबस, आप सभी के पास होता है, ऐसा नहीं कि नेट से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ लें ना पढ़ना क्या है ना, सिलेबस को अगर थोड़ा सा याद कर लें कि भाई मेरा सिलेबस में ये पॉइंट्स हैं, तो जब पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हमें और कितना तैयारी करनी है। ठीक है, एक प्लान कर पाओगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखिए आइए, देखिए ये क्लास 11 का है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये क्लास 11 का है। क्लास 11 में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको? तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ना है ना, जिसके अंदर देखो बता रहा है ना, एक भी बता दूं मैं तो आपको बात, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है, सब पूछा है गया क्वेश्चन। आप पिछले साल के पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, मार्क माय वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड सिलेबस में से ही पूछा गया है, सिलेबस के बाहर कोई चीज़ नहीं पूछी गई है। तो अपने को सिलेबस जो दिया हुआ है वही पढ़ना है ना। देखिए, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। वापस देखो, मैंने इसीलिए कहा था कि आपको मेन फोकस किस पे करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण पे करना है। किस पे करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण पे मेन फोकस लगाना है। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं इस चैप्टर में, तो मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, है ना। बाकी जो टॉपिक्स हैं इनका नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे टॉर्क क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन आए हैं, टॉर्क पे भी आए हैं, और इसके जो इक्वेशंस हैं ना उन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। रोटेशनल मोशन की जो इक्वेशंस बनती हैं उन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बट इनका रेशो बहुत ही कम है, इनका रेशो बहुत ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फोकस करना है फर्स्ट पे। किस पे करना है? प्रथम नियम पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? प्रथम नियम पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें जो ऊष्मा इंजन है, आपका जो हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, इस पे फोकस डालना है। इसके अलावा केटीजी का पार्ट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक केटीजी का पार्ट इसके साथ, क्योंकि इसके पैरेलल समझने में वो मदद करता है, तो एक केटीजी का कुछ पार्ट है वो भी आपको साथ में कवर करना होगा। मैं आपको कवर करवा दूंगा, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, केटीजी का भी वो पार्ट है। तो केटीजी में अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट, ये वो, है ना, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको केटीजी में पढ़ने को मिलेगा, और वो मैं इसके साथ ही कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, जैसे इसने लिख तो दिया प्रिसाइजली कि फर्स्ट लॉ, तो अब लेकिन फर्स्ट लॉ में क्या जो पैरेलल चीज़ें कुछ काम आ रही हैं, तो वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। वो भले ही यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो है ना, तो वो इस फर्स्ट लॉ का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, ऐसे समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ, मुझे एनर्जी निकालनी है, तो हो सकता है कि मुझे कभी स्पेसिफिक हीट काम में लेना पड़े, सीपीसीवी या कुछ और काम में लेना पड़े। मुझे नॉलेज ही नहीं है कि सीपीसीवी क्या है, तो मैं वहाँ पे कैसे करूँगा? मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ को लेकर के रट करके बैठ जाऊँ मैं कि वही आएगा। मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस में जो यहाँ लिखा हुआ है उसको कवर करने वाले टॉपिक, उसको समझाने के लिए जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आने चाहिए आपको, तब जाकर के पेपर निकलेगा। ठीक है, ऑसिलेशन से देखें तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम को प्रायोरिटी देंगे, और उसके अलावा जो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस पे बेस्ड हैं, और एक अच्छा इसके अंदर डैम्पिंग ऑसिलेशन, देखो सुनना ध्यान से,
ज़्यादातर देखो, आप देखो तो कंपटीशन एग्जाम में डैम्पिंग ऑसिलेशन को अवॉइड किया जाता है, लेकिन इसमें अवॉइड नहीं किया गया भाई। डैम्पिंग ऑसिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। डैम्पिंग ऑसिलेशन मतलब अवमंदन दोलन, अवमंदित दोलन। वापस सुन लेना ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, अवमंदित दोलन यानी कि डैम्पिंग ऑसिलेशन, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी इस पे क्वेश्चन जो है वो हमें करने आने चाहिए। वो टफ आता है क्वेश्चन, और कैसे करना है उसकी स्कीम मैं सिखा दूंगा। और स्कीम के बाद तुमको ये लगेगा ही नहीं कि ये बहुत टफ है, वो लगेगा ऐसा है कि यार ये तो हमसे हो जाएगा, यार ये क्या चीज़ है। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको मैं फ़िज़िक्स आपको फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मैं रेगुलर पढ़ाऊँगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि एक अच्छा टीचर आपका रिज़ल्ट बना सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट जो कि डिसिप्लिन्ड हो। मुझे टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, टैलेंटेड की बात ही अलग है, लेकिन डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। जो टैलेंटेड होता है ना, कई बार अगर वो डिसिप्लिन्ड नहीं है ना, तो वो अपनी रैंक गंवा देता है। तो डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन्ड होकर के मैं आपको देख पाऊँ ना देख पाऊँ, लेकिन आपको आत्म अनुशासन में रहना है, आपको पढ़ना है और आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, हर दिन एक बात अपने से कहनी है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मुझसे हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए एक वेव टॉपिक है, इसके क्वेश्चन कम आते हैं। सुनना वापस ध्यान से, वेव के टॉपिक के क्वेश्चन आते भी हैं तो सिंपल आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि इसके कोई क्वेश्चन टफ गए हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर होता है, आराम से आप कर सकते हो। इसमें डॉपलर इफेक्ट जो है ना, इसको आपको बस एक ट्रिक से समझना है तो टफ, लेकिन ट्रिक से समझना है। ट्रिक से मैं समझा दूंगा, आपको फार्मूला भी ज़्यादा रटना नहीं है। आपको फार्मूला 1 या 2 रटवाऊंगा, उससे ही आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं ना, सबको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक्स काम आती हैं, इसमें ट्रिक्स के ही बेस पर ये पूरा चैप्टर है। समझ गए मेरी बात। तो इसमें डॉपलर इफेक्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नया सिलेबस अभी जो आएगा, उसके हिसाब से अब देखना कि जो कोई टॉपिक अगर कट गए हैं तो मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा यहाँ से। ये तो अभी हम जो अभी सिलेबस लेके डिस्कस कर रहे हैं, ये तो अभी जो पिछले जो पेपर्स का एनालिसिस किया हमने, तो उसको देख करके कि भाई किस में से क्या क्या क्वेश्चन चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अभी नए सिलेबस में अगर कोई चीज़ रिड्यूस होती है, कोई हटाते हैं, तो मैं उसको भी अपडेट करके यहाँ से हटा दूंगा और आपको एक बार वापस कंफर्म कर दूंगा कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये टॉपिक कटा हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, लैब असिस्टेंट का आप देख सकते हैं नया बैच शुरू हो चुका है, 25 मई से शुरू हो चुके हैं। आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वगैरह सब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। आप उसके साथ ये जो इनका कुछ रिकॉर्डेड मटेरियल है, वो भी आप जा कर के कभी भी एनी टाइम आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो भी ज़्यादा जानकारी है उसके लिए तो आपको इस ऐप पर विज़िट करना होगा। प्रतिज्ञा क्लासेस का जो ऐप है उस पर आपको विज़िट करना होगा, वहाँ पे जा कर के आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो क्लास 12th का पार्ट देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लास 12th के पार्ट में आपको क्या क्या करना है। क्लास 12th के पार्ट में देखो सबसे पहला आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलम्स लॉ। आपको लग रहा होगा कि यार ये वो तो बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, बात तो सही है, इजी टॉपिक तो है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और उसके क्वेश्चन लगाने के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि फोर्सेस का सम कैसे करते हैं, जिसमें आपको वेक्टर का नॉलेज पड़ेगा। वेक्टर आपको सीखना पड़ेगा, वो सिखाएगा कौन, मैं। ठीक है, कैसे है ना, वो मैं सिखा दूंगा। जो भी जितना भी वेक्टर काम आएगा ना, देखो मैंने ये शुरू में भी कहा, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन उसको कवर करने के लिए अगर कोई सब टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको कोई और सिखाएगा नहीं, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, वेक्टर कैसे करना है तैयार, वो मैं करवा दूंगा, इसके साथ साथ ही करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। उसके साथ साथ ही जैसे सब टॉपिक आएगा तो मैं आपको पहले बताता जाऊंगा कि देखो ये पहले सब टॉपिक है, इसका नॉलेज होगा, उसके बाद ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कुलाम का नियम, कुलाम का नियम हो गया स्थिर वैद्युति में कुलाम्स लॉ। और उसके अलावा विद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन भी आते हैं, गाउस लॉ पे भी आते हैं। तो जो 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें भेदभाव किया गया है, समान रूप से क्वेश्चन आते हैं। एक अगर दे देता है कुलम का, तो एक दे देगा गाउस का, एक दे देगा अपना विद्युत क्षेत्र पे बेस्ड कोई क्वेश्चन दे देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड दे देगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो किरचॉफ लॉ पे फोकस करना है। किरचॉफ लॉ
इसके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। व्हीट स्टोन ब्रिज एक नॉर्मल है, ठीक है, मैं बता दूंगा ये आपको। मीटर ब्रिज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीटर ब्रिज, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पोटेंशियोमीटर रेयर है, पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन रेयर हैं, आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन अभी जैसे सिलेबस में हो सकता है कि ये हट जाए, ठीक है। तो इस पे फोकस कम ही करना है अपने को। मेन जो फोकस करना है वो किरचॉफ लॉ पे फोकस करना है और मीटर ब्रिज पे करना है। मीटर ब्रिज इस पे व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। तो अगर आप मीटर ब्रिज जानते हैं तो आप इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं, और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं तो आप मीटर ब्रिज जानते हैं। सिंपल सी बात, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है, सिमिलर टॉपिक है। ऑप्टिक्स की बात करें तो मैंने कहा ऑप्टिक्स में आपको फोकस किस पे करना है, वेव पे करना है। किस पे करना है, वेव पे। अब देखो इसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये तैयार करने के अलावा इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आता है, डिफ्रैक्शन पे बहुत कम आते हैं, पोलराइजेशन पे भी बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। पोलरीमीटर पे भी कोई काम खास नहीं आते, बट हाँ ठीक है, पार्ट है सिलेबस का, पढ़ना है। मेन फोकस किस पे बिठाना है, इन दो टॉपिक्स पे, एक तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और दूसरा किस पे, इंटरफेरेंस पे बिठाना है। इन दो टॉपिक्स को अच्छे से फोकस करना है, इसमें महारत हासिल करनी है, ठीक है। ऐसे ही एटम के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, मैंने कहा था बोर मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड और वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बोर मॉडल को अच्छे से समझना है, ठीक है। बोर मॉडल तैयार कर दिया तो काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियाई मतलब नाभिक वाले चैप्टर में आपको देखो सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मास डिफेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, न्यूक्लियर फिजन पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या नहीं लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने पेपर में देखा है। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय भट्टी, देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नाभिकीय भट्टी पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो सब टॉपिक्स हैं वो भी करवाने पड़ेंगे, सब टॉपिक्स को भी तैयार करना पड़ेगा। वो बच्चे को पता नहीं चलेगा, लेकिन टीचर को पता चलता है कि आपको कौन से वो सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है, इसीलिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप ये अगर सोचेंगे कि मैं किसी गाइडेंस के बिना पढ़ूँ, देखो गाइडेंस के बिना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें हो सकता है कि आप अननेसेसरी अपना एफर्ट उधर डाल रहे हों जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस तो लेनी पड़ेगी भाई। कोई भी अगर आप युद्ध जीतते हैं ना, और अगर मान लो आपकी बुद्धि उतनी काम नहीं कर रही है, तो किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। तो लो, अर्जुन बेवकूफ़ नहीं था जो कृष्ण के पास गया था, अर्जुन समझदार था, इसलिए वो कृष्ण के पास गया। कृष्ण क्या किया था आपको पता ही है। कृष्ण ने कोई लड़ाई नहीं की उनके लिए, ना कुछ सिर्फ सारथी बने थे, गाइड बने थे उनके, और युद्ध जिता दिया था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको वैसा गाइडेंस दूंगा कि जिससे आप इस पेपर को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। फिज़िक्स के पेपर को, मतलब स्पेशली फ़िज़िक्स में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में मैं आपको बहुत अच्छा तैयार करवा दूंगा, ठीक है जी। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए अर्धचालक की बात कर रहे हैं। अर्धचालक में आपको क्या करना है बच्चों, बेसिकली मैंने कहा था आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। देखो रेक्टिफायर मतलब इसमें और भी हैं चीज़ें, लेकिन रेक्टिफायर, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर, बस इन 3 पे मेन फोकस बिठाओ, इनके क्वेश्चन को लगाओ अच्छे से, ये तैयार हो जाएगा। मेन क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना, कहाँ पे टॉपिक को खींचना नहीं है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बट वो क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, आपको रेगुलर नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें आराम से आपको हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारा कुछ जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, जिसको मैंने शांत कर दिया होगा, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको आपके जितने भी मन में सवाल थे फिज़िक्स को लेकर के, आई थिंक मैंने वो आपको उसका आंसर दे दिया है। इसके अलावा भी अगर मान लो आपके दिमाग में कोई ऐसा बात रह जाती है कि सर मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपनी बातें लिख सकते हैं। उसका आंसर मैं आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई दे दूँगा, या मैं जब भी अपना क्लास शुरू होगी, आप उस क्लास से जुड़ें और उस क्लास में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। अगर कोई भी चेंज आता है बीच में, उससे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। आपको बस एक विश्वास के साथ जुड़ना है, बिना विश्वास के जुड़े आप कुछ भी कर लें, आप फेथ नहीं रखेंगे तो आप आगे ग्रो भी नहीं करेंगे।
फेथ रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको आप साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये ध्येय रखना है कि मुझे एक टीचर पकड़ना है, ज़रूरी नहीं है मैं हूँ, आपको एक टीचर पकड़ना है, एक टीचर पे विश्वास रखना है और उसके थ्रू मेहनत करते रहना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अंधा विश्वास करें, लेकिन एक बार कोशिश करें, कोशिश करें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आप बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे और आपको सच में ये सरकारी जॉब मिल जाएगी। कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पूरा प्रतिज्ञा क्लासेस आपके साथ है, आपको गाइड करने के लिए, आपके युद्ध में, आपकी इस जर्नी में आपका भागीदार बन के। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।